नमस्कार साथियों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रुक्मणी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 करने वाले हैं जीके जीएस का, जो एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए हैं उन सारे सवालों का इसमें कलेक्शन है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये 29/12/2020 का सेट है और ये सेट नंबर 3 है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टेज 2 के लिए, एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, और वैसे भी सारे एग्जाम जिसमें जीके के सवाल आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं डिटेल से एनालिसिस करने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे फ्रेंड्स, और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी सेट्स का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर यदि आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल। और हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास की पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता मीन्स बोलते हैं इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबको सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर उसको बोलते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है फ्रेंड्स? ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव जो है सो सभी से ले सकता है, और सबको जो देता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर वो कौन सा ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स? तो वो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव, जो सभी को ब्लड ये दे सकता है, ये ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा सवाल, रॉबर्ट हुक ने खोज की है। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है। तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। आई होप ये सब फ्रेंड्स। एक और मैं इसमें बता देता हूँ, लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की है? ये भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दूं, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की है। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की है। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं फ्रेंड्स, सुसाइड बैग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आई होप ये भी सवाल क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है? तो किसकी उपस्थिति के कारण थुम्बा को आदर्श रॉकेट लॉन्च स्थल के रूप में चुना गया है? तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण इसको चुना गया है फ्रेंड्स। आई होप ये सवाल पता होना चाहिए। ये किसके लिए चुना गया है? तो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में चुना गया। और ये कब चुना गया है? थुम्बा को 1962 में 1962 में इसको चुना गया। और किसके द्वारा? इसरो द्वारा। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पित्त द्वारा स्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? स्रावित होता है यकृत के द्वारा। ये इजी सवाल है, पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अब प्रतिदिन पर डे कितना पित्त श्रावण होता है? पर डे कितना पित्त का श्रावण होता है? पित्त कितना निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए पर डे 500 से 800 ml 800 पित्त का श्रावण होता है यकृत। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है यकृत, जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये रहा अगला सवाल, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता और टेढ़ापन होने का क्या कारण हो सकता है? दृष्टि दोष के कारण ही नेत्र लेंस की अत्यधिक टेढ़ा होने का कारण है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की तो वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसमें दिखाई देती है, परंतु दूर की दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये हो गया। और इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस को तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? वेब ब्राउजर जिसको सर्च इंजन बोलते हैं वो इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गूगल सफारी। ये भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी है। ओपेरा ये भी है। गूगल क्या एक कंपनी है, इसका ये वेब ब्राउजर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कुछ और मैं एग्जांपल बता देता हूं जो क्या है वो वेब ब्राउजर हैं। जैसे गूगल क्रोम पूछ देता, गूगल क्रोम, तो वो क्या है? एक वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम।
आई होप ये पता होना चाहिए। और एप्पल भी क्या, एक एप्पल सफारी जो है ये भी क्या, एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का क्या होता है? ये होल ट्वाइस होता है। आप तो ये बता दिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं बता दूं CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछ दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसी में हाफ आधा अणु अगर बाहर कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो आज का 8वां सवाल क्या है? यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को जो है सो सांची स्तूप को कब शामिल किया? तो पहले मैं बता दूं सांची स्तूप कहाँ है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि सांची का स्तूप कहाँ है फ्रेंड्स। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। और ये कब इसमें शामिल हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कब शामिल हुआ है। 1989 में यूनेस्को में ये शामिल हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में जो सहकारी कृषि है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है? ये सवाल पूछा गया, थोड़ा ये टफ सवाल था, इसको मतलब करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर थोड़ा सोचते तो ये कर पाते। ये डेनमार्क का है, ठीक है। डेनमार्क की कृषि जो है सो सबसे सफल कृषि मानी जाती है। और अगर ये डेनमार्क की राजधानी पूछ दे तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क में कौन सी मुद्रा चलती है? करेंसी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? क्रोन है। डेनमार्क की करेंसी क्रोन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ये सवाल मैंने पहले भी जो सेट 1 था उसमें ये सवाल था, जो कि मैंने एक्स्ट्रा में बताया था। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? मीन्स कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए पहली बार आह्वान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। 1906 में पहले बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसको पता होना चाहिए आपको। और उस समय 1906 में कांग्रेस व्यवस्था कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी। ये भी सवाल आपको क्लियर होना चाहिए कि 1906 में जब स्वराज शब्द की पहली बार उपयोग किया गया था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप बता दिए कि मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? मिंटो एक्ट कब आया था? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्दर इक्वेशन एट मोहेंजोदड़ो। ये इसका पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य युग को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा। जब जापान का सम्राट अकिहितो ने राजगद्दी को त्याग कर दिया तो उसके बाद में जो नया एरा शुरू हुआ उसको क्या कहते हैं? रीवा कहते हैं। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और यहाँ करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। मुद्रा क्या है? येन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप बता दीजिए जब पहली बार 16 अप्रैल 1853 को
पहली रेल यात्री चली थी डलहौजी के शासनकाल में। कब चली थी? डलहौजी के शासनकाल में। उस समय उस ट्रेन का नाम क्या था? जो ट्रेन चली थी वो जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई टू थाने, ये ट्रेन चली थी पहली बार और ये 34 किलोमीटर चली थी, कुल 34 किलोमीटर चली थी और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कि पहली बार रेलवे यात्री ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में और डलहौजी के शासनकाल में चली थी मुंबई से थाने के बीच में और 34 किलोमीटर और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रसिद्ध लेखक ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो किस लेखक ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास। कमला दास ने माधवी कुट्टी उपनाम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना आया था उसके प्रेरणा, किसके प्रेरणा से ये आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही सांसद आदर्श ग्राम योजना का स्रोत माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कुछ और मैं योजनाओं को लिखा देता हूं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे हो गया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया आया था। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। और मेक इन इंडिया अगर पूछे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 25 सितंबर 2014 को। तो ये वो सवाल है, सवाल अगर यहाँ से नहीं बने फ्रेंड्स, तो सवाल अगर यहाँ से नहीं बने तो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें और कोशिश करें कि ये याद कर लें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी? तो किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने लॉर्ड रिपन। रिपन ने स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की थी। तो इसका आपको पता होना चाहिए। और अगर पूछे ये कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन। किसने लाया था? लिटन। और इसको समाप्त कौन कर दिया? रिपन ने। समाप्त करने वाले कौन है? रिपन। और कब समाप्त किए थे? तो 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे कौन? लॉर्ड लिटन ने लाए थे। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। और लिटन जो ही से पहली बार इसी के काल में जनगणना शुरू हुई थी। लिटन के काल में एक बार पहली बार हुई थी और नियमित जनगणना जो है सो और रिपन के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर क्षेत्र कहाँ है? तो रूर आपको पता होगा, रूर क्षेत्र जर्मनी में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में कितने दरें हैं? तो 0% जो मुफ्त में है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये वो दर हैं जो जीएसटी चार्ज करती है। तो आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा कि जीएसटी में कौन कौन सी दरें हैं। नेक्स्ट सवाल की, और जीएसटी मैं बता दूं, जीएसटी 3 तरह से लगाया जाता है। एक सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी जो केंद्र और राज्य दोनों द्वारा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी मीन्स होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20,
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई है। आई होप ये सवाल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से लिया गया। और मूल अधिकार अगर बोले, संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और संघीय व्यवस्था अगर बोले, संघीय व्यवस्था ये पूछा जाता है इसलिए मैं बता देता हूं। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और डीपीएसपी की बात करें, जो नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, डीपीएसपी, ये लिया गया आपका आयरलैंड से। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो जब 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटिश महिलाओं को एक पेंटिंग दी गई थी जिसका नाम था इन मेमोरियम। उसको किसने बनाई थी? उस पेंटिंग को किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएल पैटन ने, जोसेफ नोएल पैटन ने इस पेंटिंग को बनाई थी। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। और जब 1857 की क्रांति हुआ था, उस क्रांति का प्रतीक क्या था? सैन्य विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी, कि कमल और रोटी ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो बहुत ही इजी सवाल है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और इसको किसने बनाया था? तो सीडेक संस्था ने। सीडेक संस्था ने, जो कि कहाँ, ये संस्था पुणे में है। ये सवाल पता होना, ये भी पूछ लिया जाता है कि सीडेक संस्था कहाँ है। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आप लिखिए, सीडेक का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सीधा सीधे आपको समझना है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर अजमेर राजस्थान में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 24, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। तो इसलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो ये वो ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था। कब किया था? 1885 में। 1885 में। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष है, आपको पता होना चाहिए। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर पहली फर्स्ट फीमेल अगर पूछे अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अगर पूछे, प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे, भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये बहुत ही इजी सवाल है, आपको ये पता ही होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की पूछा, आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सा है? तो कंचनजंगा है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित
है। तो बाघ मतलब इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है, वो ये सवाल पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बाघ के लिए टाइगर है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। और ये गिर जो है, गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस यान का प्रयोग किया गया था? मीन्स चंद्रयान जो 2 लॉन्च किया गया था वो किस यान, उसका यान का नाम क्या था? तो उस यान का नाम था GSLV MK3 M1, ये प्रक्षेपण यान का नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा और सारा सवाल मैंने बता दिया आज का। अगर फ्रेंड्स चैनल अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए आज को क्लास को समाप्त करते हैं, फिर जल्द ही उपलब्ध होंगे आपके सामने सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।